चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं किस तरह से हमारे जीवन में किस तरह से ये हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, चलिए इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से पढ़ेंगे, ये हम देख भी रहे होंगे। ठीक है, कैसे कैसे और किस किस एरियाज में माइक्रोब्स को अभी तक हमने यूटिलाइज किया है, वो है यूजेस ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड। घर में कैसे हम माइक्रोब्स को यूज करके अपने जीवन को आसान बना रहे हैं। दे आर यूज्ड एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, they are used in sewage treatment and they are also used in the production of बायोगैस। लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में जहां हमने इनको यूज किया है, हमने इनको एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के फॉर्म में बहुत ही ज्यादा यूटिलाइज किया है। किस तरह से? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर भी हमने इनको 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। वी हैव यूज्ड देम एज बेवरेजेस। बेवरेजेस क्या होती हैं? दीज आर ड्रिंक्स विच आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, चाहे वो डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हो या फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हो। इन दोनों तरीकों से हम माइक्रोब्स को इस्तेमाल करते हैं और पीने के अलग अलग तरह के ड्रिंक्स को बनाते हैं। सेकंड जो फॉर्म है, जिस फॉर्म में हमने इनको एज अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यूज किया है, वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं बेटा? एंटीबायोटिक्स वो केमिकल्स हैं जिनको माइक्रोब्स बनाते हैं ताकि वो दूसरी तरह के माइक्रोब्स को किल कर सकें या फिर उनकी ग्रोथ को रोक सकें। हमने इनको एज एसिड्स की फॉर्म में भी यूज किया और इनसे अल्कोहल भी हम ले लेते हैं, बनवा लेते हैं। एंजाइम्स की फॉर्म में हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं एंड वी आर ऑल्सो यूजिंग देम एज बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। इन सब चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, कोई बच्चा रह तो नहीं गया ज्वाइन होने को? यहाँ तो कोई नोटिफिकेशन इनके अभी तक आई नहीं। हमने अभी तक इनकी जस्ट कैटेगरीज पढ़ी थी, किन किन कैटेगरीज में हमने माइक्रोब्स का अभी तक इस्तेमाल किया है। वन बाय वन अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है यूजेस ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस। अपने घरों में हम माइक्रोब्स का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि हमारा जीवन बहुत ही आसान हो गया है। डेली में हम जो कर्ड खाते हैं, दही खाते हैं, उसको भी बनाने के लिए माइक्रोब्स ही रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल है? वो है एलएबी। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में तो हर साल इट्स अ पेट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, 2 मार्क्स नहीं तो 1 मार्क में तो आएगा ही आएगा। और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में से। ठीक है, एलएबी के यूजेस क्या हैं? एलएबी क्या होता है? एलएबी इज लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस इसके अंडर आ जाता है। एलएबी की क्या खासियत है कि ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको किल कर देता है। और इसकी दूसरी खासियत क्या है कि ये कर्ड की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है इसको इंक्रीज करता है। न्यूट्रिएंट वैल्यू को कैसे इंक्रीज करेगा? ये विटामिन B12 का जो अमाउंट है, जो इसका कंसंट्रेशन है, उसको ये इंक्रीज कर देता है। ये इसकी खासियत है। तो जब एग्जाम में आएगा तो आपने इन्हीं दोनों पॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस डालना है, इन्हीं को ही आपने लिखना है। ठीक है, क्या बताएंगे कि इट किल्स द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, और दूसरा इसका मेन फंक्शन क्या है? विटामिन B12 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो कर्ड का न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो कर्ड का यही आ जाता है। बेसिकली कर्ड के अंदर जो पूछते हैं, एक तो एक कौन सा बैक्टीरिया इसको बनवाता है ये पूछ लेते हैं, और ज्यादातर तो एलएबी के नेम से आपको एक क्वेश्चन आएगा कि एलएबी के क्या यूजेस हैं कर्ड के अंदर, तो वो आपने बता देने हैं। इट किल्स डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द कर्ड बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन B12। कर्ड को बनाने का क्या तरीका है आप सबको भी पता ही होगा शायद, कि हम ल्यूक वार्म मिल्क लेते हैं, हल्का सा गर्म मिल्क लेते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा इनोकुलम डालते हैं एलएबी का, हल्का सा। जो पहले से बना हुआ दही है उसमें माइक्रोब्स का कंसंट्रेशन काफी अमाउंट में होता है, उसको जरा सा लेते हैं और स्टर कर देते हैं, और फिर वार्म कंडीशंस में इसको रखते हैं कुछ घंटों के लिए। जिससे क्या होगा कि जो एलएबी है इनका, ये आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं
और इनका कंसंट्रेशन हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन के बाद जितना भी ल्यूकवार्म मिल्क था वो सारा का सारा कर्ड में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम यूज करते हैं वो है डो। डो में भी हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर जो हम डो में माइक्रोब का इस्तेमाल करते हैं वो है ईस्ट, बेकर्स ईस्ट कहते हैं इसको। इसका बेटा साइंटिफिक नेम आपने पढ़ना है, तरीका वही है लिखने का, जरूर याद रखना है तरीका। अच्छा, नाम इसका है सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई। बेकर्स ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई। लिखने का वही तरीका है, जीनस का फर्स्ट लेटर कैप्स में, बाकी सारे के सारे स्मॉल लेटर्स, एंड स्पीशीज के सारे लेटर्स स्मॉल, दोनों को अलग अलग से आपने अंडरलाइन कर देना। ठीक है, तो जो डो है उसके अंदर हम यूज कर रहे हैं बेकर्स ईस्ट। इसको हम ईस्ट को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसके दौरान ईस्ट को डालने के कारण जो डो बनता है वो बहुत फूला फूला सा बनता है। ठीक है, फ्लफी डो बनता है। फ्लफी डो क्यों बनता है? क्योंकि जो ईस्ट है ये फर्मेंटेशन करती है एनारोबिक कंडीशंस में, जिसकी वजह से CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के बनने की वजह से ही जो डो है इट हैज फ्लफी अपीयरेंस। ठीक है, फूला फूला सा रहता है क्योंकि इसके अंदर क्या स्टोर हो जाता है? CO2 स्टोर हो जाता है। और इस तरह के डो को हम किस तरह के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? ब्रेड बन जाती है, डोसा, इडलीन्स, ऐसी चीजें आपने जितनी भी हैं ये आप इसमें कोट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि हमने हाउस होल्ड में कर्ड को इस्तेमाल किया। कर्ड के अंदर कौन सा माइक्रोब इस्तेमाल किया है? LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसके अंदर लैक्टोबैसिलस को आप कोट आउट कर सकते हैं। LAB की क्या खासियत है? न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंक्रीज करता है, विटामिन B12 के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। दूसरी खासियत क्या है? डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को ये किल करता है। फिर हमने पढ़ा डो में भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह है बेकर्स ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई। सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन के दौरान ये CO2 बनाता है। उस CO2 की वजह से जो डो है वो फ्लफी हो जाता है। ठीक है, और जो भी हम इसके थ्रू प्रोडक्ट खाते हैं वो हमें टेस्टी लगता है। हाँ जी, कौन है? ओके, लेट मी सी। चलिए, हाँ जी, तो हम पढ़ गए डो के बारे में। डो में CO2 बनता है बाय द ईस्ट, जो कि फ्लफी अपीयरेंस देता है डो को। और जो भी प्रोडक्ट इसके थ्रू हम खाते हैं हमें वो भी बहुत टेस्टी लगता है बिकॉज ऑफ CO2। तो हाउस होल्ड में जो तीसरा प्रोडक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टोडी। टोडी एक साउथ इंडियन ड्रिंक है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है। इसमें वो क्या करते हैं, जो पाम का ट्री है उसकी सैप निकाल लेते हैं और सैप में माइक्रोब्स के थ्रू फर्मेंटेशन करवाते हैं। फर्मेंटेशन के बाद जो लिक्विड फॉर्म में बेवरेज बनता है उस बेवरेज को साउथ इंडियंस बहुत ही शौक से पीते हैं। ठीक है, एंड द फोर्थ प्रोडक्ट जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो कर्ड इंपॉर्टेंट था बेटा, और एक ये चीज। चीज भी बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। इसमें चीज में भी स्विस चीज जो है ये बहुत रिपीट हुआ है। स्विस चीज आपने देखा भी होगा रियल लाइफ में, नहीं तो टॉम एंड जेरी का आप देखते हैं, कार्टून देखा होगा छोटे टाइम पे। तो जो टॉम एंड जेरी के कार्टून में चीज जेरी के पास होती है, इसमें की बहुत बड़ी बड़ी होल्स होती हैं, उस तरह की चीज को हम कहते हैं स्विस चीज। ठीक है, वो चीज जिसमें कि बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं, उस तरीके का जो चीज होता है उसको हम कहते हैं स्विस चीज। स्विस चीज में भी जो होल्स बनते हैं ये किसकी वजह से बनते हैं? बिकॉज ऑफ CO2। CO2 प्रोड्यूस होता है थ्रू फर्मेंटेशन। और कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है स्विस चीज को बनाने के लिए? वो है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनाए। प्रोपियोनाए बैक्टीरियम, एक ही नाम है, ये जीनस है, प्रोपियोनाए बैक्टीरियम, स्पीशीज है शर्मनाए। ठीक है, एक और चीज है रॉकफोर्ट चीज। रॉकफोर्ट चीज का जो फ्लेवर होता है बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, लोग बहुत शौक से खाते हैं इसको। इसको बनाने के लिए एक फंगस रिस्पॉन्सिबल है,
वो फंगस है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। बेटा साइंटिफिक नेम इस चैप्टर में सबसे ज्यादा अगर आपने किसी चीज पर स्ट्रेस देना तो वो है साइंटिफिक नेम, क्योंकि एग्जाम में टेबल बना हुआ आएगा, ठीक है, आधी चीजें वो आपको बता देंगे और आधी को ABCD कर देंगे, और ज्यादातर वो साइंटिफिक नेम्स को पूछते हैं, तो इनको तो आपने अच्छी तरह से रट लेना है, लर्न कर लेना है अच्छी तरह से। रॉकफोर्ट चीज को बनाने के लिए फंगस रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा फंगस है वो? पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। ठीक है, तो ये चार चीजें आपने पढ़नी है यूजेस ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड के अंदर, जिसके अंदर की जो दो चीजें हैं कर्ड और चीज, ये बहुत बार रिपीट हुई हैं 10 ईयर में। ठीक है, पिछले 10 सालों में ये दोनों ज्यादा रिपीट हुए हैं, तो इनके ऊपर आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना है। नेक्स्ट बेटा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यूजेस ऑफ माइक्रोब्स इन एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। लो, एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने इनको 5 कैटेगरीज के अंदर स्टडी करना है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है वी आर यूजिंग द माइक्रोब्स एज फर्मेंटेड बेवरेजेस। ठीक है, बेवरेजेस क्या होते हैं? ड्रिंक्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द फर्मेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या करते हैं? रॉ मटेरियल्स की फर्मेंटेशन करते हैं, यहाँ डिस्टिलेशन होती है इनकी, जिसके थ्रू जो एक लिक्विड बनता है उसको हम ह्यूमन बींग्स पीते हैं, तो हमें अच्छा लगता है पी के उसको। ठीक है, माल्ट सीरियल्स या फ्रूट जूसेस का फर्मेंटेशन जब हम ईस्ट के थ्रू करवाते हैं, ईस्ट का साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई, तो इथेनॉल बनता है, मतलब अल्कोहल बनता है। कल हम अल्कोहल के मिस यूजेस के बारे में पढ़ रहे थे, अल्कोहल अब्यूज के बारे में पढ़ रहे थे। तो अल्कोहल किस तरह से बनता है? बाय द फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूसेस और माल्ट सीरियल्स। कौन करवाता है? ईस्ट करवाता है। कौन सा? साइक्रोमाइसिस सेरेविसाई। दूसरी चीजें हम बेवरेजेस के रूप में जो पीते हैं वो है वाइन एंड बियर। वाइन को भी पीते हैं और बियर को भी पीते हैं, बट दीज टू आर फॉर्म्ड विदाउट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के बिना ये दोनों चीजें बनती हैं। डिस्टिलेशन क्या होता है कि जो कंपाउंड्स हैं उनका सेपरेशन उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, लेकिन जो विस्की ब्रांडी और रम है ये डिस्टिलेशन के दौरान बनते हैं। डिस्टिलेशन होगी तो ये तीनों चीजें बनेंगी। वाइन और बियर बिना डिस्टिलेशन के बनते हैं, और फर्मेंटेशन से बनता है अल्कोहल, इथेनॉल। नेक्स्ट बेटा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, एंटीबायोटिक्स वो केमिकल्स हैं जिनको माइक्रोब्स बनाते हैं ताकि वो दूसरी तरह के माइक्रोब्स को किल कर सकें या फिर उनकी ग्रोथ को रोक सकें। तो सबसे प्रोमिनेंट जो एंटीबायोटिक हम पढ़ते हैं वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन हमें मिलता है पेनिसिलियम नोटेटम से, एक फंगस है पेनिसिलियम नोटेटम, उससे हम ऑब्टेन करते हैं पेनिसिलिन विच इज एन एंटीबायोटिक। इसके बारे में सबसे पहले हमें जिस साइंटिस्ट ने बताया था वो था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अब हम बाकी का जो पोर्शन है पिक्चर्स के थ्रू पढ़ेंगे। हाँ जी, एंजाइम्स की फॉर्म में माइक्रोब्स किस तरह से हेल्पफुल हैं ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम जो है इसका क्या फायदा है कि इट इज यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। डिटर्जेंट्स में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेन काम क्या है? डिटर्जेंट में अगर ये यूज हो रहा है तो इसका मेन काम क्या होगा? ऑयल्स को रिमूव करेगा, भारी स्टेन्स को ये रिमूव करने में हेल्पफुल होगा। दूसरा जो एंजाइम हमें मिलता है वो है पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीजेस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीजेस ये दोनों क्या करते हैं? जो हम आर्टिफिशियल फ्रूट जूसेस पीते हैं उनकी क्लैरिफिकेशन में हेल्पफुल है। जो कड़वापन है फ्रूट जूसेस के अंदर, उस कड़वेपन को और उनके अंदर जो क्लैरिटी है उसको लाने के लिए जो दो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन से हैं? प्रोटीजेस एंड पेक्टिनेजेस। And the most important one is streptokinase. This is very important.
स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम हमें मिलता है बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोकोकस से। ये क्या करता है, इसका क्या काम है? इट एक्ट एज क्लॉट बस्टर एंजाइम। ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड क्लॉट्स बनते हैं उनको ये रिमूव करने में हेल्प करता है। कब डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं? ड्यूरिंग कार्डियक सर्जरी, मायोकार्डियल इंफार्क्शंस कहते हैं उनको, ठीक है। जब ब्लड वेसल्स की सफाई करते हैं डॉक्टर्स ड्यूरिंग द हार्ट सर्जरी, तब इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इनको कहते हैं क्लॉट बस्टर एंजाइम। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज नोन एज क्लॉट बस्टर एंजाइम। तो ये तीनों पे आपने बहुत स्ट्रेस देना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बेटा स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ठीक है। टेबल की फॉर्म में आता है, पूछा जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज का क्या यूज है, तो आप बोल देंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर एंजाइम। कब यूज होता है? ड्यूरिंग मायोकार्डियल इंफार्क्शंस। जो ब्लड क्लॉट्स हैं कहाँ बनते हैं? हमें पता ही है, ब्लड वेसल्स के अंदर बनते हैं। कहाँ से ऑब्टेन होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज? बैक्टीरिया से ऑब्टेन होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। पैक्टिनेजेस और प्रोटीजेस का क्या काम है? दे आर यूज्ड टू क्लैरिफाई बॉटल्ड जूसेस। और लाइपेज का क्या काम है? डिटर्जेंट्स को बनाने में हेल्पफुल है। क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं हम डिटर्जेंट्स के अंदर? बिकॉज ये ऑयली स्टेन्स को रिमूव कर देता है। इसी तरह से एक और हम पढ़ेंगे, एसिड्स और अल्कोहल्स में भी इस्तेमाल करते हैं हम माइक्रोब्स का। जैसे बेटा ये टेबल बना हुआ है, इसी तरह से टेबल बन के आएगा एग्जाम में। यहाँ जैसे 4 कैटेगरीज है तो किसी 2 कैटेगरीज को ए बी लिख देंगे, यहाँ से 2 कैटेगरीज को सी डी लिख देंगे। इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स की फॉर्म में ये आपको टेबल्स आ सकते हैं एग्जाम में। तो हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक एसिड है सिट्रिक एसिड। किस माइक्रोब से ये हमें मिलता है? ये हमें फंगस से मिलता है, एस्परजिलस नाइजर से, ठीक है। और कैटेगरी क्या है? फंगस है, ये आपने बता देना। एसिटिक एसिड है, ये हमें बैक्टीरिया से मिलता है। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? एसिटोबैक्टर एसिटाई। इनके साइंटिफिक नेम्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना है और अच्छी तरह से लर्न करना है, अलग अलग से आपने अंडरलाइन करना। बिट्रिक एसिड अगेन अ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से मिल रहा है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, किससे मिल रहा है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड हमें मिलता है लैक्टोबैसिलस की डिफरेंट स्पीशीज से, ठीक है। तो बेटा इसको तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। सिट्रिक एसिड मिल रहा है एस्परजिलस नाइजर से। एसिटिक एसिड ऑब्टेन होता है एसिटोबैक्टर एसिटाई से। ब्यूटरिक एसिड हमें मिल रहा है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम से। और लैक्टिक एसिड हमें मिल रहा है फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लैक्टोबैसिलस। द लास्ट कैटेगरी, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग अ पिक विद यू। यस, इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन और स्टैटिन, इनको तो आपने बहुत अच्छी तरह से कर लेना है। इन तीनों में से कोई 2 तो एग्जाम में बेटा मान के चलो आएंगे ही आएंगे, पक्का है। साइक्लोस्पोरिन ने, स्टैटिन और स्ट्रेप्टोकाइनेज में से कोई 2 फॉर श्योर एग्जाम में फाइनल में आएंगे आपको, ठीक है। हर साल रिपीट होती है। तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए हमें एक फंगस से मिलता है। उस फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। नेम को जरूर याद रखना है। क्या नाम है इसका? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। साइक्लोस्पोरिन ए का क्या फंक्शन है कि जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, इनकी एक खासियत होती है कि सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सेल्फ वो होता है जो अपनी बॉडी के सेल्स, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं। और नॉन सेल्फ वो होते हैं जो किसी दूसरे की बॉडी के सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन है। तो इसको जो पहचानने की कैपेबिलिटी है, ये
टी लिम्फोसाइट्स के अंदर होती है। क्योंकि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो किसी दूसरे का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है बॉडी के अंदर, तो डॉक्टर्स साइक्लोस्पोरिन ए का इंजेक्शन देते हैं पेशेंट में। साइक्लोस्पोरिन ए क्या करता है, ये टी लिम्फोसाइट्स की एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से जो टी लिम्फोसाइट्स हैं अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म करते और बॉडी को नहीं पता चलता कि कौन से सेल्फ सेल्स हैं और कौन से नॉन सेल्फ सेल्स हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस है वो आराम से हो पाता है। नेक्स्ट कैटेगरी जो बेटा आप स्टडी करेंगे वो है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स भी हमें एक फंगस से ही मिलते हैं। उस किस फंगस से मिलते हैं हमें, मोनेस्कस परप्यूरियस से। फंगस का नेम जरूर आपने याद रखना है स्पेलिंग्स के साथ। क्या नाम है उसका, मोनेस्कस परप्यूरियस। इसका क्या फंक्शन है, इट इज यूज्ड एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको ये कम करने में हेल्पफुल है। ऐसे इसके अंदर एंजाइम्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को रोकते हैं। ठीक है, तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के अंदर दोनों के दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लोस्पोरिन ए जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान यूज होता है, ये टी लिम्फोसाइट्स को सप्रेस करता है, बिकॉज जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान डॉक्टर्स नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसीलिए उनकी एक्टिविटी को सप्रेस किया जाता है। किसकी हेल्प से सप्रेस किया जाता है, साइक्लोस्पोरिन ए की हेल्प से सप्रेस किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए हमें किससे मिलता है, हमें ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है। स्टैटिन्स क्या करते हैं, स्टैटिन्स ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको कम करते हैं, बिकॉज स्टैटिन्स हमें कहां से मिल रहे हैं, मोनेस्कस परप्यूरियस से मिल रहे हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है सीवेज ट्रीटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज किसे कहा जाता है, जितना भी कचरा है, इसमें म्यूनिसिपल वेस्ट आ जाएगा, ह्यूमन एक्सक्रीट आ जाएगा, इस तरह की जितनी भी गंदगी है जो गटर्स के अंदर रहती है, उस सब को हम कंबाइंड एक टर्म में बताएं तो हम उसको एक ही टर्म देते हैं टेक्निकली। हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं सीवेज। इस तरह का पानी कंजप्शन हम नहीं कंज्यूम कर सकते। इस तरह के सीवेज में बहुत सारे हार्मफुल पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं जिससे बीमारियां फैलने का खतरा होता है। इसीलिए सीवेज वाटर को ट्रीट किया जाता है, इसकी ट्रीटमेंट की जाती है ताकि इसको हम डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू यूज कर सके, इस पानी को वेस्टेज ना हो। एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर द ट्रीटमेंट। तो दो इसका अगर जो प्रोसेस है सीवेज ट्रीटमेंट का, इसको हमने बेसिकली दो स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम कहते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकली जो हम वेस्ट प्रोडक्ट है सीवेज, पानी के अंदर जितने भी गंदगी है उसको हम फिजिकली रिमूव करते हैं, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब है इसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेटा क्या किया जाता है, सबसे पहले जो बड़े बड़े डेब्रिस के पार्टिकल्स हैं पानी के अंदर, उनको फिजिकली रिमूव किया जाता है फिल्टर्स की हेल्प से। जो लार्ज पार्टिकल्स एंड डेब्रिस के, दे आर रिमूव्ड फिजिकली। किस प्रोसेस के थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू। फिल्ट्रेशन में हम फिल्टर्स कैसे यूज करते हैं, मैश स्क्रीन फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। मैश का मतलब होता है जालीदार। जो फिल्टर्स की स्क्रीन है कैसी है, जालीदार स्क्रीन है। ठीक है, उसके ऊपर जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है, पत्थर वगैरह है, वो सारे वहां रुक जाते हैं। ग्रिट को भी सेकंड स्टेप में हम ग्रिट को रिमूव करते हैं। छोटे छोटे जो पेबल्स होते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, सेकंड स्टेप में उनको रिमूव किया जाता है। उनको किस मेथड से रिमूव किया जाता है, उनको सेडिमेंटेशन के मेथड से रिमूव किया जाता है। सेडिमेंटेशन कहते हैं जिसमें कि जो सॉइल है, पेबल्स हैं, ये कंटेनर के बेस पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ एक हाइपोथेटिकल डायग्राम में देख रहे हैं, कंटेनर है, उसमें हमने सारा डाला था सीवेज वाटर, तो जो बेस पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा वो सेडिमेंट होगा, और ऊपर जो पानी रह जाएगा उसको हम बोलेंगे एफ्लुएंट। लिक्विड पानी जो ऊपर होगा उसको हम बोलेंगे एफ्लुएंट, और बेस पे जो सेडिमेंट रह जाएगा टेक्निकली हम उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। ठीक है, सेडिमेंटेशन किया तो दो चीजें बनी, बेस पे बन गया सेडिमेंट, उसको हमने बोल दिया प्राइमरी स्लज,
और ऊपर जो लिक्विड फॉर्म में हमें मिला उसको हमने बोला एफ्लुएंट। ठीक है, एफ्लुएंट जब बन जाता है तो हम तब हम इस एफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। ठीक है, इट इज दिस एफ्लुएंट इज यूज फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए हम एफ्लुएंट का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या हो रहा, जो एफ्लुएंट था उसको हमने शिफ्ट कर दिया एयरेशन टैंक्स में। बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, उनके अंदर मोटर्स की हेल्प से स्टरर्स लगे होते हैं। स्टरर्स क्या करते हैं, ये घूमते रहते हैं मोटर की हेल्प से, लगातार ये घूमते रहते हैं। तो जब ये घूमते हैं तो अंदर का जो एफ्लुएंट है, पानी भी इनके साथ ही घूमता है। पानी भी घूम रहा है तो साथ में क्या हो रहा है, एयर का सप्लाई हो रहा है इनके अंदर। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली घूम रहे हैं। इनके लगातार घूमने की वजह से इस टैंक के अंदर, एयरेशन टैंक के अंदर एयर का कंटिन्यूस सप्लाई हो रहा है। क्योंकि एयर का सप्लाई हो रहा है तो इसके अंदर ग्रो हो जाते हैं एरोबिक माइक्रोब्स। मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो माइक्रोब्स काम करते हैं उनका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। इनकी ग्रोथ के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं फ्लॉक्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, फ्लॉक्स के नाम से 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। फ्लॉक्स क्या होते हैं, दीज आर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई विच फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर। मैश का मतलब होता है जाली जैसा। हमें पता है जो फंजाई, बेटा 11th में पढ़ा था आपने, कि जो फंगस होती है, फंगस हैज हाइफी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फंगस के, जिनको हम बोलते हैं हाइफी। और हाइफी का जो ग्रुपिंग है, ब्रांचिंग ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसिलियम। ठीक है, जो हाइफी का एक नेटवर्क बन जाता है उसको हम कहते हैं माइसिलियम। तो फंगस का जो माइसिलियम है उसके बीच में ग्रो होते हैं बैक्टीरिया। इस तरह से एक जालीदार स्ट्रक्चर बन जाता है। उस जालीदार स्ट्रक्चर को एक टेक्निकल नेम दिया गया है फ्लॉक्स। ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, they form a mesh like structure, that structure is known as flocks। फ्लॉक्स बन जाते हैं। फिर क्या होता है, ये जो फ्लॉक्स के अंदर माइक्रोब्स हैं ये उस पानी की एफ्लुएंट के अंदर डिकम्पोजिशन करनी स्टार्ट कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को ये सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज करना स्टार्ट कर देंगे। इस प्रोसेस में ये ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल करेंगे डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में। जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होती जाएगी वैसे वैसे जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो उसका उसका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। उसके कंसंट्रेशन के कम होने की वजह से बीओडी, पानी की जो बीओडी है वो भी कम होती जाएगी। बीओडी क्या होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कितनी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन चाहिए माइक्रोब्स को पूरी तरह से डिकम्पोजिशन करने के लिए। एक चीज आपने और याद रखनी है, जितना ज्यादा पानी पोल्यूटेड होगा बीओडी उतनी ज्यादा होगी, जितना कम पानी पोल्यूटेड होगा बीओडी उतनी कम होगी। इस पे 1 मार्क का इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछते हैं एग्जाम में, देर आर 2 सैंपल, सैंपल ए एंड सैंपल बी। सैंपल ए का बीओडी 450 है, सैंपल बी का बीओडी 150 है। बताइए ज्यादा पोल्यूटेड सैंपल कौन सा है? तो आपने क्या बोलना है, सैंपल ए इज मोर पॉल्यूटेड, क्योंकि उसके अंदर बीओडी ज्यादा है, उसके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए माइक्रोब्स को डिकम्पोजिशन करने के लिए। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं फिर मैं आगे बढ़ाती हूँ। हमने ये पढ़ा, प्राइमरी ट्रीटमेंट से शुरू किया था। पानी के अंदर, सीवेज के अंदर जितने भी लार्ज पार्टिकल्स हैं उनको पहले फिजिकली रिमूव किया जाता है फिल्ट्रेशन के थ्रू। बड़े बड़े स्क्रीन्स फिट किए जाते हैं, फिल्टर्स के मैश लाइक स्क्रीन्स होते हैं। उसके बाद सेडिमेंटेशन किया जाता है। सेडिमेंटेशन से जितने भी पेबल्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स हैं, उनका सेडिमेंट बन जाता है। उस सेडिमेंट को प्राइमरी स्लज कहते हैं। और ऊपर जो लिक्विड इकट्ठा हो जाता है उसको बोलते हैं एफ्लुएंट। उस एफ्लुएंट को फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। प्राइमरी एफ्लुएंट को जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है तो इसको एयरेशन टैंक्स में डाला जाता है। एयरेशन टैंक्स के अंदर मोटर्स होती हैं और स्टरर्स होते हैं। मोटर्स जब ऑन होती हैं तो स्टरर्स तेजी से घूमते हैं। स्टरर्स के घूमने की वजह से जो एफ्लुएंट है वो भी घूमता है। जब एफ्लुएंट घूमता है तो एयर सप्लाई होता है।
एयर की सप्लाई होने की वजह से एरोबिक माइक्रोब्स का ग्रोथ होता है। उसके अंदर फ्लॉक्स बनते हैं। फ्लॉक्स क्या होते हैं? इट इज द नेटवर्क ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये फ्लॉक्स देन डिकम्पोजिशन करवाते हैं ऑर्गेनिक मैटर की। डिकम्पोजिशन होने के बाद जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होती रहती है वैसे वैसे पानी क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है और उस पानी के अंदर जो बीओडी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। जब बीओडी का वैल्यू रिड्यूस हो जाता है तो एफ्लुएंट को सेटलिंग टैंक के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, बीओडी जब कम हो जाएगा तो इसी एफ्लुएंट को हम शिफ्ट कर देंगे सेटलिंग टैंक्स के अंदर। सेटलिंग टैंक्स के जब सेटलिंग टैंक्स के अंदर डालेंगे तो इसका कुछ हिस्सा हम प्रिजर्व कर लेंगे ताकि दोबारा से ये सारा ट्रीटमेंट करना हो तो उसमें इसको डाल देंगे। और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है एक्टिवेटेड स्लज का, एक्टिवेटेड स्लज के बाकी के हिस्से में एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स के अंदर इसको डाला जाता है। ठीक है, सेटलिंग टैंक से फिर इसको शिफ्ट कहाँ किया जाता है? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में इसको शिफ्ट किया जाता है एक्टिवेटेड स्लज को। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में एनारोबिक हेट्रोट्रोफिक माइक्रोब्स ग्रो करते हैं जो ऑक्सीजन के बिना डिकम्पोजिशन करवाते हैं। इसके दौरान कुछ गैसेस बनती हैं। वो गैसेस कौन सी हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन डाइसल्फाइड एंड मीथेन। इसमें से जो मीथेन गैस है बेटा इट्स द बायोगैस, हमें पता है। तो बायोगैस प्रोडक्शन भी रिलेटेड है इसी से। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर ही हम पढ़ेंगे, वो है बायोगैस प्रोडक्शन। एक क्लास और लगेगा और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद जो हमारे पास वाटर आता है उसकी हम क्लोरीनेशन करवाते हैं। क्लोरीन उसके अंदर ऐड ऑन करवाते हैं और फिर हम उसको एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए और ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा जितना भी फिनोमिना था इसको हम सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर पढ़ा है हमने, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है बेटा, इतना आपने करना है। इसके अंदर भी प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। एग्जामिनेशन में भी ज्यादातर जो अभी तक रिपीट हुआ है वो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर। लेकिन आप पहले तो सारा ही लर्न करेंगे और ज्यादा स्ट्रेस दे देंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के ऊपर। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही है। आप बताइए, कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए, शाम के टाइम पे फिर से क्विज होगा। ठीक है, 6 PM क्विज रख लेते हैं। 6 PM आप आएंगे तो इसी टॉपिक पे जो आज मैंने पढ़ाए हैं इसी में से क्विज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ एग्जिट।